Hello everyone, this is Shruti Trivedi from NCMS Java. Today we are going to start our chapter second. But chapter second start करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स तैयार करे, प्रोजेक्ट्स रेडी किए? कभी ना कभी तो आपने प्रोजेक्ट्स रेडी किए होंगे. यस ऑफ कोर्स. तो ये जो प्रोजेक्ट्स जब आपने रेडी किए होंगे तो ये 2 टाइप से आपने प्रोजेक्ट्स रेडी किए होंगे. फर्स्ट, या तो आपने प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअली सेल्फ प्रिपेयर किया होगा, या आपने आपका प्रोजेक्ट ग्रुप में आपके पार्टनर्स के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ प्रिपेयर किया होगा. तो जब आपने आपका प्रोजेक्ट इंडिविजुअली सेल्फ प्रिपेयर किया और जब आपने आपका प्रोजेक्ट ग्रुप में प्रिपेयर किया, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा, क्या चेंज लगा? चेंज तो लगा होगा. आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंज था. तो जब आपने इंडिविजुअली अपना सेल्फ प्रोजेक्ट खुद ने ही प्रिपेयर किया, तो उस टाइम प्रोजेक्ट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी. जितना भी बर्डन था वो सारा के सारा बर्डन आपके ऊपर था. ओके, उसमें जो भी एफ़र्ट्स लगाना था, जो भी आइडियाज़ लगाने थे, वो सारे के सारे एफ़र्ट्स और आइडियाज़ किसके थे? आपके अकेले के थे. और अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनता है तो उसका जो क्रेडिट था वो भी किसका होता है? पूरा आपका होता है. वैसे ही जब आपने यही प्रोजेक्ट को अगर आपने ग्रुप में अगर आपने बनाया, ओके, आपने ग्रुप में भी प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे. तो जब आपने आपके ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट्स बनाए, सपोज़ कि आप 3 और 4 लोग हो, आपके 4 फ्रेंड्स हैं और वो एक प्रोजेक्ट को आप 4 फ्रेंड्स मिलकर कंप्लीट कर रहे हो, तो वहाँ पर जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपके अकेले की नहीं होगी, वो आपके तीनों दोस्त के साथ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें रहेगी. ओके, मीन्स जो बर्डन है वो सारा बर्डन आपके अकेले के ऊपर नहीं रहेगा, आपके जो 3 फ्रेंड्स हैं, ओके, उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा बर्डन आएगा. जो भी एफर्ट्स लगेगा वो आप चारों का लगेगा, जो भी आइडियाज़ लगेंगे वो 4 लोग मिलकर अब उस प्रोजेक्ट में अपना आइडियाज़ लगाएंगे और उसको और ज़्यादा बेटर बनाएंगे. और लास्ट में जब क्रेडिट मिलेगा तो वो क्रेडिट भी आप चारों को मिलेगा. ओके, तो यही चीज़ हमारे बिजनेस में भी होती है. यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए क्या हो गया? बिजनेस. ओके, तो जब कोई अकेला पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, ओके, तो उसे क्या कहा जाता है? सोल ट्रेडरशिप. जहाँ पर एक अकेला पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाता है, ओके, मनी इन्वेस्ट करता है, ओके, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस अकेले पर्सन की होती है और वो अकेला पर्सन ही सारा बर्डन लेकर अपने एफर्ट और आइडियाज़ के साथ अपने बिजनेस को आगे तक लेके जाता है. ओके, और उस पर जो भी उसको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी उस अकेले पर्सन का होता है. तो ये सोल ट्रेडरशिप के बारे में आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो. ओके, अब अगर आप ग्रुप में अगर आप यही आपने जैसे प्रोजेक्ट बनाया, तो वैसे ही जो बिज़नेस होता है उसे भी ग्रुप में भी स्टार्ट किया जाता है. ओके, तो जब लोगों ने धीरे धीरे इंडिविजुअली बिजनेस स्टार्ट किया, तो उनको जब बिज़नेस उनका और ज़्यादा डेवलप होता गया तो उन्हें लगता गया कि नहीं, अकेले पर्सन के बस की बात नहीं है, कुछ और लोग भी होने चाहिए जो इस बड़े लेवल पे बिज़नेस करने के लिए हमें सपोर्ट करें. तो ऐसी कंडीशन में लोगों ने सोचा कि चलो ग्रुप में बिज़नेस किया जाए. ओके, तो ये जब बिज़नेस ग्रुप में स्टार्ट किया जाता है तो जो भी एफ़र्ट लगता है और जितने भी आइडियाज़ लगते हैं वो सारे लोग मिलकर उस बिज़नेस में अपने आइडियाज़ और एफ़र्ट लगाते हैं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी आप तीनों चारों मेंबर्स के बीच में डिवाइड हो जाती है, ग्रुप के मेंबर्स के बीच में. ओके, और जो भी प्रॉफिट होता है वो भी आप सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो इस तरीके से ये जो ग्रुप में बिज़नेस किया जाता है, ओके, उसे क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप. कि पार्टनरशिप में आपने बिजनेस स्टार्ट किया. तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो इसी पार्टनरशिप से रिलेटेड है. तो देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर चैप्टर. तो चैप्टर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म. ओके, फंडामेंटल्स. मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. तो पहले देखते हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है. तो पार्टनरशिप का जो मीनिंग है वो एक डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है. उस डेफिनेशन से आपको ये मीनिंग और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है. ओके, और इसका सेक्शन कौन सा है? 4. और ये डेफिनेशन है. ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड कौन सा एक्ट है. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड है. फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की? तो ये डेफिनेशन है जिसको आपको लर्न करना है. ओके, इसमें आप किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि एक तरीके से लॉ के अकॉर्डिंग होती है. फिर कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये जो डेफिनेशन है ये इस एक्ट के किस सेक्शन से रिलेटेड है. तो इसका जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है? 4. ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन, इसका एक्ट और इसका सेक्शन बहुत अच्छी तरीके से याद करना.
ओके, चलो हम डेफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, मीन्स ये जो पार्टनरशिप है ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच एक रिलेशन होता है जो कि बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए रेडी होते हैं। ओके, और साथ ही साथ वो सारे लोग जो कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं वो इस बिज़नेस को कैरी करते हैं या उनके बिहाफ पर उनमें से ही कुछ लोग इस बिज़नेस को कैरी करते हैं। ओके, मीन्स क्या होता है कि ये जो पहले अकेले बिज़नेस स्टार्ट किया जाता था तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती थी, उसमें वर्कलोड वगैरह सब बढ़ जाता था, कैपिटल भी अकेले को इन्वेस्ट करना पड़ता था, तो बड़े लेवल पे जाकर ये सारी चीज़ें एक ही पर्सन हैंडल नहीं कर पाता था। तो क्या हुआ, पार्टनरशिप का जन्म हुआ। ठीक है, लोगों ने सोचा कि क्यों ना पार्टनरशिप में बिज़नेस किया जाए। तो पार्टनरशिप में जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो पर्सन क्या कहलाते हैं, इंडिविजुअली पार्टनर। ओके, और उनके बीच जो रिलेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप। और वो जो पार्टनर्स है वो मिलकर जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, फर्म, पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो ये था इसका मीनिंग। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ओके, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट वी विल टेक टू और मोर पर्सन। तो ये इसका फर्स्ट फीचर है कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। There must be at least two persons to form a valid partnership. The maximum number of partners cannot exceed the number of partners prescribed by company's miscellaneous rules 2014, which is 15 in any business whether banking or non banking. मीन्स पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है। अकेला पर्सन पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन अकेला है तो वो सोल ट्रेडरशिप की कैटेगरी में आ जाएगा, पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, तो ये जब मतलब पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो लोग होना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग पार्टनरशिप में रहकर बिजनेस कर सकते हैं, तो उसकी जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014, ये रूल्स आपको याद रखना है। कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 में ये मेंशन किया गया है कि पार्टनरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं, 50, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड आपका बिजनेस हो या नॉन बैंकिंग से रिलेटेड आपका बिजनेस हो। ओके, तो मिनिमम जो लिमिटेशन है कम से कम दो लोग होना ज़रूरी है और मैक्सिमम कितनी है, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा होगा तो वो आपके पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वी विल टेक सेकेंड पॉइंट, एग्रीमेंट। Okay, so partnership comes into existence by an agreement, either written or oral, among the partners. The written agreement among the partners is called partnership deed. तो ये जो पार्टनरशिप है ये एक तरीके से एग्रीमेंट से स्टार्ट होती है और ये जो एग्रीमेंट है ये आपका रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, जिसमें से अगर आप ओरल एग्रीमेंट करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट करते हो तो ये जो रिटर्न एग्रीमेंट है इसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ये एक तरीके से इस पार्टनरशिप फर्म का बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, पार्टनरशिप के लिए ये जो पार्टनरशिप डीड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है इसे कहा जाता है, रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, existence of business and profit motive. Okay, a partnership can be formed for the purpose of carrying on legal business with the intention of earning profit. Okay, तो ये जो बिजनेस है ये बिजनेस किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, क्यों किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए। तो मनी कब अर्न होगी, जब प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये हर एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म भी एक तरीके से प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्टार्ट की जाती है। अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। ओके, मीन्स अगर आपकी जॉइंट में कोई प्रॉपर्टी है और आप बिजनेस कर रहे हो और इस चीज़ को अगर आप बोलो कि ये पार्टनरशिप है तो इसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल कि आपकी फैमिली में आपके फादर हैं। ओके, अब उनके जो फादर थे, आपके फादर के जो फादर थे, उनका जो बिज़नेस चला रहा है वो आपके फादर ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। उसके बाद आपके फादर के जो भी सन वगैरह हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। आपके फादर के जो ब्रदर हैं उन्होंने भी उस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से जो एक बिज़नेस है वो इतने सारे लोग मिलकर चला रहे हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो भी ज्वाइंट में है। ओके, तो इस चीज़ को कभी भी पार्टनरशिप की कैटेगरी में मेंशन नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो बिज़नेस है ये पार्टनरशिप, यहाँ पर इसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप के लिए अलग अलग लोगों का होना ज़रूरी है। ओके, वो चारों मिलकर अपने अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आते हैं, अपना अपना एफर्ट लगाते हैं। ठीक है,
तो जॉइंट में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप बोलो कि नहीं हमारा जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप है, तो ऐसा नहीं होता। ओके, कम टू द फोर्थ पॉइंट, business carried on by all or any of them acting for all. Okay, it means that each partner can participate in the conduct of business and each partner is bound by the act of other partners in respect to the business of the firm. ओके तो ये जो पार्टनरशिप फॉर्म में जो बिजनेस होता है, ये बिजनेस वो सारे जो पार्टनर्स है उस बिजनेस से रिलेटेड वो इस बिजनेस को कैरी करते हैं। ओके अब ये बिज़नेस कैरी करते हैं, लेकिन मान लो कि अगर मान लो कि 4 पार्टनर है, ओके 4 पार्टनर्स है, 4 पार्टनर्स में से 3 पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि कंटिन्यू बिजनेस को वॉच कर रहे हैं। ओके और लेकिन कैपिटल चारों ने लगाई है, लेकिन वॉच कितने लोग कर रहे हैं? 3 लोग ही कर रहे हैं। जो 4th वाला पर्सन था उसका ऑलरेडी कहीं और भी उसने बिजनेस सेट कर रखा है और वो कहता है कि नहीं मैं कैपिटल भी लगाऊंगा, प्रॉफिट भी लूँगा, लेकिन मैं डेली बिजनेस को आके देख नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया कि उसके बिहाफ पर ये 3 लोग जो है, 3 पार्टनर जो है वो बिजनेस को देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चौथा पार्टनर बिजनेस नहीं देख रहा है तो वो चौथा पार्टनर इस फर्म का पार्टनर नहीं रहेगा। ओके तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, जो ये पार्टनर बिजनेस को कैरी करते हैं, वो या तो वो सारे पार्टनर मिलकर उस बिज़नेस को कैरी करेंगे या उनके बिहाफ पे उनमें से कुछ लोग मिलकर उस बिज़नेस को कैरी करेंगे। ओके फिर 5th, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज पार्टनर ऑफ द फर्म। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट एंड प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। ओके तो यहाँ पर जो पर्सन है, जो ये पार्टनरशिप में जो पर्सन बिजनेस कर रहा है, वो पार्टनर मीन्स वो जो पर्सन है एक तरीके से वो पार्टनर भी है और प्रिंसिपल है, पार्टनर भी है और प्रिंसिपल है, ठीक है, और उसके साथ ही वो एजेंट भी है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो पार्टनरशिप में बिजनेस करने की वजह से एक तो पार्टनर हो गया, ठीक है, दूसरा वो प्रिंसिपल भी है और टाइम आने पर वो एक एजेंट भी होता है। कैसे होता है? सपोज के आपकी पार्टनरशिप बिजनेस में 3 पार्टनर्स है, 3 पर्सन है, 3 पार्टनर है। ओके अब इन तीनों पार्टनर के हम नेम मेंशन कर देते हैं, हम रख देते हैं कि पार्टनर ए, पार्टनर बी और एक पार्टनर सी। ओके अब पार्टनर ए को आज कोई अर्जेंट काम आ जाता है, ओके वो बी से कहता है कि आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा तो मेरे हिस्से का जो भी काम है वो आप देख लेना। बी बोलता है ठीक है, आज का आपका काम जो है वो मैं संभालूंगा। तो यहाँ पर जो ए पर्सन है वो ए क्या हो गया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पार्टनर है। ओके और पार्टनर के साथ साथ वो क्या हो गया, अपने आप में एक प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, पार्टनर के साथ साथ वो क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और उसके बिहाफ पे अब कौन काम देखेगा उस एक दिन के लिए? बी। तो बी यहाँ पर एक तरीके से ए का एजेंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या हो गया, नेक्स्ट डे बी की तबीयत खराब हो गई, बी बोलता है कि आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, तो वो सी को बोलता है कि सी आज मेरा जो काम है वो आप देख लेना। सी बोलता है ठीक है। तो यहाँ पर बी जो था वो बी पार्टनर भी है और प्रिंसिपल भी कहलाएगा, लेकिन उसका जो एजेंट है वो कौन कहलाएगा? सी, क्योंकि उसके बिहाफ पर आज उसका काम कौन देखेगा? सी। ठीक है, तो एक पार्टनर एक तरीके से पार्टनर भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है और टाइम आने पर वो एक एजेंट भी होता है। तो एक तरीके से पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का भी रिलेशन होता है। ओके नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम एट शेयरिंग द प्रॉफिट। जो पार्टनर्स है उनके बीच में जो बिजनेस के लिए जो भी एग्रीमेंट होता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है। इफ सम पर्सन ज्वाइन हैंड टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। Okay, further if a partner is deprived of his right to share the profits of the business, he cannot be called as partner. Okay, तो ये जो बिजनेस किया जाता है पार्टनरशिप में, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। ओके और अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं किया गया है तो ये बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करना आपका मेन मोटिव होना चाहिए। ओके तो अगर आपका ये पार्टनरशिप में आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया, अब यहाँ पर आपकी बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो अगर चैरिटेबल एक्टिविटी है तो चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या होगा, प्रॉफिट मेन मोटिव नहीं रहता है, प्रॉफिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो चैरिटेबल एक्टिविटी होने की वजह से ये बिजनेस आपका पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं होगा। ठीक है, और ये चैरिटेबल एक्टिविटी से अगर मान लो कोई प्रॉफिट हो भी गया और अगर कोई पार्टनर बोलता है कि नहीं मुझे इसमें से प्रॉफिट चाहिए, मुझे अपना प्रॉफिट का शेयर चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में उस पार्टनर को उस प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली चीज़ तो क्या हो गई, ये चैरिटेबल एक्टिविटी है, तो चैरिटेबल एक्टिविटी बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो जब यहाँ पर पार्टनरशिप में बिजनेस ही नहीं किया जा रहा है तो पार्टनर को प्रॉफिट किस चीज़ का दिया जाए?
ठीक है। तो चैरिटेबल एक्टिविटी आपके पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आएगी। ओके, पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए आपका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। ओके, पार्टनरशिप डीड। ओके, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? The partnership deed is a written agreement among the partners which contains the term of agreement. It is also called article of partnership. तो पार्टनरशिप एक तरीके से पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स और कंडीशन मेंशन होती है और इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी आपसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग पूछ ले तो भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पार्टनरशिप डीड है यही आपका आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप है। ओके, सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, इट इज एसेंशियल that there must be some term and conditions agreed upon by all the partners. Okay, such terms and conditions may be either written or oral. The law does not make it compulsory to have a written agreement. तो ये जो बिजनेस स्टार्ट होता है पार्टनरशिप में ये एग्रीमेंट से स्टार्ट होता है। ओके, अब ये जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। मीन्स लॉ में कहीं पे भी ऐसा रूल नहीं है कि आपका एग्रीमेंट रिटर्न ही होना चाहिए। तो आपके ऊपर है कि आपका एग्रीमेंट आप ओरल भी चाहो तो ओरल भी रख सकते हो, रिटर्न चाहो तो रिटर्न भी रख सकते हो। लेकिन ये जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है इसे ही कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। तो ऐसा नहीं कि एक पेपर के ऊपर बस रूल्स रेगुलेशन मेंशन कर दिए और हो गई पार्टनरशिप डीड, ऐसा नहीं होता है। तो जो पार्टनरशिप डीड होती है ये एक तरीके से स्टाम्प होता है। स्टाम्प के ऊपर क्या करते हैं, पार्टनर्स और बिजनेस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स कंडीशंस रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सारी चीज़ें उस पर मेंशन कर दी जाती है, पार्टनर्स के साइन वगैरह होते हैं। ओके, और उसे एक तरीके से अथोराइज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका रिटर्न और ओरल कैसा भी हो सकता है बट रिटर्न होना ही पार्टनरशिप डीड कहलाता है। मोस्टली रिटर्न ही होना चाहिए। However, in order to avoid all misunderstandings and disputes, it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the act. Okay, फ्यूचर में कभी कभी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। ओके, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं तो उन्हें क्लियर करने के लिए एक तरीके से आपका रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर ओरली एग्रीमेंट हुआ तो हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए कोई पार्टनर पलट जाए कि नहीं हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था। ओके, तो ये चीज़ अगर आपके पास रिटर्न में होगी तो आप एज ए प्रूफ उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपका जो ये पार्टनरशिप डीड है ये आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए और एक तरीके से एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सारे रूल्स रेगुलेशंस उसमें मेंशन कर देना चाहिए और रजिस्ट्रार की सील लगाकर उसे अथोराइज करना चाहिए ताकि फ्यूचर से रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स ना हो सके। ओके ओके, अ पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी जो पार्टनरशिप डीड है इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती है पार्टनर्स और बिजनेस से रिलेटेड। लेट्स सी, फर्स्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर। तो पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस का नेम मेंशन किया जाता है और पार्टनर के भी नेम मेंशन किए जाते हैं कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं। ओके, और उनके एड्रेस भी मेंशन किए जाते हैं। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर। ओके, तो बिजनेस और पार्टनर्स के एड्रेसेस। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी का है, किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, और साथ ही साथ आपका जो बिजनेस है वो किस प्लेस पर है उसके बारे में भी आपको वहाँ पर मेंशन करना रहता है। ड्यूरेशन इफ़ एनी ऑफ पार्टनरशिप, अगर आपने पार्टनरशिप कुछ टाइम के लिए ही रखी है, आप चाहते हो कि नहीं पहले पार्टनरशिप में देखते हैं हम 1 साल 2 साल करके, तो ये जो जितने टाइम के लिए आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो वो ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन करनी रहती है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, हर एक जो पार्टनर पार्टनरशिप में आएगा, पार्टनरशिप में एंट्री लेगा तो वो कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे तो उसकी रेट क्या होगी। ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अगर करता है पार्टनर तो उसकी लिमिटेशन क्या होगी, कितना अमाउंट या कितना लिमिट रहेगा कि कोई पार्टनर ड्राइंग कर सकता है, और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर उसको देना पड़ा तो उसकी रेट क्या होगी, ये चीज़ मेंशन की जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर प्रॉफिट शेयर किया जाएगा तो उसका रेशो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये चीज़ भी मेंशन की जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया जाता है तो उस पर रेट और इंटरेस्ट क्या पे किया जाएगा। पार्टनर सैलरी, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा कोई वर्क करता है तो उसके कमीशन अगर देना है या सैलरी देनी है तो देनी है या नहीं देनी है, और अगर देनी है तो कितनी देनी है, वो चीज़ मेंशन की जाती है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड असेट, असेट जो होती है उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, उसकी मेथड भी आपको यहाँ पर शो करनी होती है। फिर अकाउंटिंग पीरियड्स ऑफ द फर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड है, ओके, अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया, आपके 12 मंथ की जो ड्यूरेशन होती है जब से आपका ईयर स्टार्ट होगा और जब एंड होगा उसको बोलेंगे अकाउंटिंग पीरियड। तो आपका अकाउंटिंग पीरियड आप क्या चूज़ कर रहे हो, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च चूज़ कर रहे हो या 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर चूज़ कर रहे हो, वो भी आपको मेंशन करना रहेगा।
फिर जो ड्यूटीज़ है और पार्टनर्स ड्यूटीज़ और राइट्स है पार्टनर्स के, ताकि कभी फ्यूचर में डिस्प्यूट हो तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टनर से रिलेटेड ड्यूटीज़ होती है, जो उनके राइट्स होते हैं, वो भी मेंशन कर देने चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस एग्रीमेंट को बेस बनाकर उसे कंटिन्यू किया जा सके, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। फिर डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मीनिंग क्या हो गया, आपको पता है कि जब उसे कंटिन्यू लॉस होता है, उसका एक एक पैसा जब बिजनेस में लग जाता है और लास्ट में जब उसे लॉस होने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, तो ऐसी कंडीशन में जब कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है, दिवालिया घोषित कर देती है, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में बाकी पार्टनर्स बिजनेस से रिलेटेड क्या डिसीजन लेंगे, कौन डिसीजन लेगा, इस चीज़ के बारे में मेंशन किया जाता है। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट अगर ओपन किया जाता है तो पार्टनर के नेम से ओपन किया जाएगा या फर्म के नेम से ओपन किया जाएगा, ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना रहता है। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और रिटायर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप में एंटर करता है तो उस टाइम हम किस तरीके से डिसीजन लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, सेटलमेंट किस तरीके से करेंगे। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के जाना चाहता है या रिटायर हो रहा है तो उस कंडीशन में उसके अमाउंट का सेटलमेंट किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में भी, उसकी जो भी मेथड है वो सब भी आपको यहाँ मेंशन करनी रहती है। रिवोल्यूशन, असेट्स और लाइबिलिटी का रिवोल्यूशन किया जाता है यहाँ पर पार्टनरशिप में, तो वो रिवोल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, ओके, वो देखा जाता है। फिर जो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, फर्म के जो अकाउंट है वो कौन से सिस्टम से हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग की प्रोसेस क्या होगी, ओके, उसकी मेथड कौन सी होगी, वो भी मेंशन करना पड़ता है। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग कब करवानी है, किससे करवानी है, ये सारी चीज़ें भी आपको मेंशन करनी रहती है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपने आपका बिजनेस कब स्टार्ट किया, आपकी पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हो रही है, वो डेट भी आपको मेंशन करनी रहती है, ओके। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स एक तरीके से आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन किए जाते हैं ताकि फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, और जब कभी भी आपको एज ए प्रूफ बताना हो तो आप ये पार्टनरशिप डीड जो कि रिटर्न में रहता है, आप उसे एज ए प्रूफ शो कर सकते हो। ये इसे पार्टनरशिप डीड को बनाना एक तरीके से कंपलसरी होता है, ओके, मीन्स ये ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, लेकिन पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है। फिर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड अगर आपने बनाई है तो उसके क्या बेनिफिट्स है, तो फर्स्ट इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। तो एग्रीमेंट हो जाने से क्या हो जाता है कि पार्टनर्स को पता चल जाता है कि उनके अपने बिजनेस में क्या राइट्स है, क्या उनकी ड्यूटीज़ है, ओके, क्या उनकी लाइबिलिटीज़ है। तो सबको अपनी अपनी ड्यूटी और लाइबिलिटी पता रहेगी तो कभी भी पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स नहीं होगा, तो एग्रीमेंट एक तरीके से इस चीज़ में हेल्प करता है। सेकेंड, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर्स बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेट डाउन बिफोर हैंड इन द डीड। तो एक तरीके से जब पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है तो वो इस एग्रीमेंट को शो कर सकती है उनके सामने कि देखिए हमने ये चीज़ डिसाइड करी थी और इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उस कंडीशन में कोई भी पार्टनर मुकर नहीं सकता है, ठीक है। उनके बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो भी क्लियर हो जाती है क्योंकि सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पहले से रिटर्न में रख रखी है, ओके। फिर थर्ड पॉइंट, एनी डिस्प्यूट अमॉन्ग्स द पार्टनर मे बी सेटल्ड ईजिली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडी रेफर टू, ओके। तो जो पार्टनर्स के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है, ठीक है, कि कभी उनको लगता है कि नहीं हम इतना लोन लेंगे तो हमको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उन्हें लगता है कि नहीं हमें कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन आपके जो दूसरे पार्टनर्स बोलते हैं नहीं इतना इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में अगर आपके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और भी किसी मैटर को लेकर अगर आपके बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो आप एग्रीमेंट निकाल के बता सकते हो कि देखो यहाँ पर ये रेट हमने डिसाइड किया था और इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग के भी चांसेस आपके नहीं बनते हैं अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है रिटर्न में। हैंस इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटर्न पार्टनरशिप डीड। तो आपके फ्यूचर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, सबको अपने अपने राइट्स और ड्यूटीज़ पहले से पता हो। इस चीज़ के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पार्टनरशिप डीड हो और पार्टनरशिप डीड आपका रिटर्न में हो, ओके, और एंड ड्यूली साइन बाय ऑल द पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। और साथ ही साथ ये जो पार्टनरशिप डीड है इससे रिलेटेड जो आपका एक्ट है वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग अथोराइज हो, उस पर पार्टनर्स के भी साइन हो और जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड भी उस पर अपनी सील लगाकर उसे अथोराइज करे, अपने साइन करे, ताकि फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी आपको कोई किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो और ना ही कोई डिस्प्यूट्स हो, ओके। कम टू द लास्ट पॉइंट, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अगर आपने नहीं बनाई है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, तो
पार्टनरशिप डीड अगर आपने नहीं बनाई है तो ऐसी कंडीशन में कुछ रूल्स पहले से बना के रख रखे हैं, वो रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या है? लेट्स सी, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर टोटल 5 रूल्स यहाँ पर बता रखे हैं। फर्स्ट रिलेटेड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड फोर्थ रिलेटेड टू सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, एंड लास्ट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। तो ये 5 कैटेगरी दे रखी है। इन 5 कैटेगरी से रिलेटेड, इन 5 पॉइंट से रिलेटेड अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और आपने एग्रीमेंट भी नहीं बनाया है, आपके पास पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो यहाँ पर ये रूल दे रखे हैं। फर्स्ट वी विल टेक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में क्या रूल है? इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, मीन्स अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, तो जब कभी भी आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट आप किस तरीके से शेयर करोगे? इक्वली। ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ भी हो जाए, आपका जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर होगा। ओके, और भले ही अलग अलग पार्टनर्स ने अपने अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट किया हो, ठीक है, अलग अलग पार्टनर्स ने अपनी अलग अलग कैपिटल लगाई हो, किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, किसी ने 2 लाख इन्वेस्ट किया है, तो भले ही ऐसा हो लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा। ओके, कोई पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि मैंने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउ टू एनी पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी को भी एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज टू एनी पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सेंस में क्या रूल्स है कि कोई भी पार्टनर या किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। ओके, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, तो नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। मीन्स यहाँ पर सैलरी और कमीशन की अगर बात करें तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ऐसी कंडीशन में किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सेंस में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, फिर इंटरेस्ट इज अलाउ एट 6% पर एनम। अगर लोन की बात होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, तो उस लोन पे कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा? तो इंटरेस्ट की रेट यहाँ पर डिसाइड की है 6% पर एनम। कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात है तो जो इंटरेस्ट है वो किस रेट के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा? 6% के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको रूल ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी नहीं दिया जाएगा, फिर सैलरी और कमीशन भी किसी पार्टनर को नहीं मिलेगी, और इंटरेस्ट ऑन लोन उस पर जो रेट होगी वो 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ओके, तो ये आज का हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। ओके, तब तक इसके आगे का जो वीडियो है वो हम आगे देखेंगे। थैंक यू।